Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. तो guys, it's अविनाश here. आज शुरू करेंगे एक नया चैप्टर और नया टॉपिक दैट इज जलवायु। जलवायु का मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और वायु। किसी जगह की जलवायु कैसी है, उसको कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं और इसके और जो फैक्टर्स हैं। मेरा प्रयास होगा कि आपको बहुत अच्छे से समझाने के साथ साथ इससे जो संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी आपको एक सीक्वेंस से समझाऊंगा, एक ट्रिक के साथ समझाऊंगा, जिससे कि आपको ये हमेशा के लिए याद होने वाले हैं। सो वी विथ लर्न फॉर एवर। आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू लर्न द थिंग्स इन वंस, whatever we will learn that would be for forever. So be with learn for forever. Let's begin. देखिए, यहाँ शुरू करते हैं। ये है, देखिए, जल और ये है वायु। जल प्लस वायु इक्वल जलवायु। अब इसमें देखते हैं जलवायु में क्या पढ़ेंगे हम, वो देखते हैं। आप हमारे देश की हमारे देश की स्थलाकृति कैसी है एवं अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। मतलब कि अपने देश की जो संरचना है, इसकी जो बनावट है, इसकी जो फिजिक है, वो किस प्रकार से है, एक बार हम देखते हैं उसको। पिछले चैप्टर में हमने उसको पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ और बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे कि हमारे देश की बनावट है कैसी। और अपवाह से मतलब है कि यहाँ का जो पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी निकलता है, इसका जो बेसिन है अपने भारत का, वो कैसा है, इसको भी एक बार समझेंगे। तो मैं आपको इसको मैप पर दिखाता हूँ। तो चलते हैं मैप पे। सो दिस इज़ आवर ग्रेट इंडिया। और अपने इंडिया में आप देखें, देखिए ये जो ग्रीन इलाका दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये लगभग ये क्षेत्र ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको। ये भी थोड़ा ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये भी ग्रीन दिखाई दे रहा है। और ये पूरा आसाम, अपना भूटान, ये सब ग्रीन दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश भी। ये सारे जो ग्रीन इलाके दिखाई दे रहे हैं, ये प्रमुख नदियाँ, इधर ये थोड़ा इलाका पाकिस्तान टचिंग, ये इंदस यानी कि सिंधु, दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों के द्वारा हजारों सालों से इन क्षेत्रों में लाकर जमा किए गए सिल्ट, गाद, ह्यूमस और कई प्रकार के मिनरल्स के द्वारा ये सारे क्षेत्र पाटे गए हैं। नदियाँ ला के इनको भरने का काम किया है नदियों ने, जिससे इस क्षेत्र में जलवायु जो है वो कृषि के योग्य बन पाई, क्योंकि नदियाँ हैं यहाँ। और दूसरी चीज़, इधर फर्टाइल सोयल, जिसको एलुवियल सोयल, हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जल ओढ़ का मतलब वह मिट्टी जिसने वर्षों से जल को ओढ़ा है, जिस पे जल का आवरण रहा है। तो यही कारण है कि आपको ये क्षेत्र ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। ये हम जो देख रहे हैं, ये सैटेलाइट की इमेज है। अब देखिए, आपको ये क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, ये क्षेत्र कैसा दिख रहा है, ये बताइए। ड्राई नज़र आ रहा है, बिल्कुल शुष्क। ध्यान दीजिएगा, मैं जहाँ मेरा कर्सर है, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ये अपना इंडिया टचिंग पाकिस्तान। ये है रेगिस्तान। रेगिस्तान जानते हैं आप, जिसको बोलते हैं मरुस्थल। मरुस्थल मतलब डेड, मरे हुए स्थल की बात कर रहे हैं। इसलिए कि यहाँ पे किसी प्रकार की वेजिटेशन होती नहीं है। यहाँ की जलवायु, यहाँ की जल और वायु भी ऐसी है कि यहाँ पे कुछ पनपने नहीं देती है। इसको गहराई से आप समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये जो इलाका दिख रहा है आपको, देखिएगा, जिसको बोलते हैं हम कोस्टल, ये वाला और ये वाला, ये किनारे की मिट्टी,
इसको बोलते हैं तटीय मैदान। अपने इंडिया की जो बनावट है उसको 6 भागों में बांटा गया है, उसको समझिए आप। पहला है हिमालयन माउंटेन्स, देखिए पहला है ये सारा हिमालय, ये हिमालयन माउंटेन इस तरीके से। दूसरा है, पहला है हिमालय, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान, ये वाला, ये जो इलाका है सारा। तीसरा है तटीय भारत, ये वाला, ये किनारे की मिट्टी, तटीय कोस्टल प्लेन्स भी बोल सकते हैं इसको। चौथा है रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट, ठीक है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद पांचवा देखते हैं, तो जो पांचवा है गया अपना ये प्रायद्वीपीय पठार, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। ये देखिए ये सारा क्षेत्र, ये हो गया आपका, ये नर्मदा नदी है, इसके ऊपर विंध्याचल पर्वत है, ये इधर सतपुरा है, और ये नर्मदा से ऊपर विंध्याचल से लेके और इधर अरावली तक ये सारा कहलाता है मालवा का पठार। ये क्षेत्र, ये इधर इसी का जो ईस्टर्न हिस्सा है पूर्व की तरफ का, ये वाला, ये कहलाता है छोटा नागपुर, और ये है दक्कन का पठार। इस तरीके से ये हो गया पेनिनसुलर इंडिया। और छठा है अपने इंडिया के आइलैंड्स जो यहाँ पे हैं। इधर लेफ्ट में जो है उसको बोलते हैं लक्षद्वीप, इंडिया के लेफ्ट में, याद रखिएगा, अरब सी में, अरेबियन सी में। और राइट में जो है उसको बोलते हैं, ये है अंडमान एंड निकोबार। इंडिया के पास 2 मुख्य आइलैंड्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं, उनको बोलते हैं लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप को याद रखिए, लेफ्ट से, इंडिया के लेफ्ट में है तो लक्षद्वीप और राइट में है तो अंडमान एंड निकोबार। एक याद रखेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये है अपने इंडिया की बनावट। एक बार दोबारा देखिएगा, ये हिमालय, सॉरी, ये हिमालय पूरा, इधर इसकी चौड़ाई 450 किलोमीटर है, इधर लगभग आते आते ये 150 किलोमीटर हो जाती है इस तरह। उसके बाद ये अपना उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन, ये वाला हिमालय के नीचे, क्योंकि आने वाली हिमालय से सैकड़ों छोटी बड़ी नदियाँ, सबसे बड़ी द्रोणी जिसकी है, सबसे बड़ी जिसकी बेसिन है, सबसे बड़ा जिसका अपवाह तंत्र है, जो अपने इस चैप्टर में स्थलाकृतियाँ और अपवाह की बात कर रहा था, वो है गंगा नदी की। गंगा मेन नदी है, उसके बाद उसकी यमुना ट्रिब्यूटरी हो गई, फिर इधर से बहुत सारी चंबल, फिर सिंध, बेतवा, सोन इधर से आती हैं, ये पेनिनसुलर इंडिया से जो इस तरफ बहती हैं, इधर की तरफ इस ऐसे बहती हैं। और फिर हिमालय से आने वाली नदियाँ, यमुना हो गई, गंगा हो गई, इधर से फिर घाघरा, गंडक, सोन इधर से आती है, इधर से कोसी, नेपाल हिमालय से, और ये सारा बनाती है लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जिसको बोलते हैं गंगा का अपवाह या फिर गंगा बेसिन, गंगेटिक बेसिन, आप जो समझें। तो इस तरीके से आपने देखा हिमालय और उत्तरी मैदान, ये मुख्य इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगला देखिए, अगला इसी में आएगा, ये तीसरा ये वाला मान लीजिए, ये मरुस्थल सारा इस तरफ से। चौथा ये उत्तरी मैदान, सॉरी तटीय मैदान, दोनों तरफ से, ये इसको बोलते हैं वेस्ट कोस्ट, इसको बोलते हैं ईस्ट कोस्ट। कोस्ट मतलब किनारे, तट की। और 4 देखिए। 5वां देखिए, ये प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला हिस्सा, ये सारा जो पानी में है इस तरीके से, ये नीचे पानी में है जो भी, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर इंडिया। और फिर आइलैंड आपने इधर लक्षद्वीप और इधर अंडमान एंड निकोबार देख लिया, समझ लिया। तो ये है अब अपने इंडिया की ओवरऑल बनावट। देखिए ये जो इलाका दिख रहा है ना आपको, ये सब ये पठारी इलाका है, टेबल नुमा उठा हुआ, ये सारा लगभग चाइना, देखिए ये चाइना जितना है, ये लगभग इसी तरीके का है। सिर्फ इस तरफ
ईस्ट में थोड़ा चाइना में उपजाऊपन है, अदरवाइज ये सब पठारी इलाके हैं, पत्थर ही पत्थर है। इसको बोलते हैं, ये इस तरीके का जो लंबा स्ट्रेच एक जैसा होता है उसको बोलते हैं टेरेन, कि वहाँ की एक जैसी स्थल एक लंबी दूरी तक इस तरीके की है। जैसे आप लंबी दूरी तय करते हैं तो किससे तय करते हैं? ट्रेन से तय करते हैं। तो एक लंबी दूरी की स्थलाकृति, एक लॉन्ग स्ट्रेच, उसको आप याद रखिए, उसको इंग्लिश में बोलते हैं TERRAIN, ट्रेन। ट्रेन मतलब कि एक दूरी तक की स्थलाकृति जब एक जैसी होती है तो उसको बोलते हैं दिस इज द सच टाइप ऑफ ट्रेन, ये इस तरीके की ट्रेन है, टेरेन। तो आगे अब चलते हैं अपने चैप्टर पे। थैंक्स गाइस अभी यहाँ के लिए, आई होप आप चीज़ें समझ पाए होंगे। सो गाइस आई होप ये स्थलाकृतियाँ मतलब कि स्थल की आकृति कैसी है और अपवाह आप समझ पाए हैं। एक बार दोबारा से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आगे देखते हैं, किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से प्राकृतिक पर्यावरण, बात करें कि किसी क्षेत्र का जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो किस तरीके का है, उसको समझने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण समझने के लिए तीन मूल, मतलब पहले आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने समझा है स्थलाकृतियों को, ये पहले ये समझा आपने, फिर दूसरा आपने समझा अपवाह को, और जो तीसरा तत्व है अर्थात उस देश की वायुमंडलीय अवस्था, कि वहाँ की वायु कैसी है, वहाँ का वायुमंडल का जो आवरण है वो कैसा है। और वायुमंडल जो बनता है वहाँ पर जल और वायु दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण ही वहाँ का वायुमंडल तैयार होता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र का। वहाँ अगर जल अवेलेबल है तो वहाँ का जो वायुमंडल है वो कहीं ना कहीं नमी युक्त लिए होगा, क्योंकि जब जल गर्म होता है तो वाष्पीकृत होता रहता है, जो बादल बनने में, बारिश के आने में, बारिश को अट्रैक्ट करने में और इस प्रकार की तमाम एक्टिविटीज़ करने में मदद करता है। तो और जहाँ जल ही नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कोई रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ जल नहीं है तो वहाँ बादल भी नहीं बनते, वो बादल को अट्रैक्ट भी नहीं करते, और वहाँ वनस्पति भी नहीं उगती है। तो जल का होना, वहाँ की वायु कैसी होगी, अगर नमी युक्त वायु है, नमी है, वहाँ पे उमस है, तो ऐसा एटमॉस्फेयर प्लांट्स के ग्रो करने के लिए, वृक्ष के तैयार होने के लिए और हरियाली के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जितनी ज़्यादा उमस होती है उतनी ज़्यादा हरियाली बढ़ती है, प्लांट्स ग्रो करते हैं। जैसे देख इक्वेटर के जो क्षेत्र हैं, धरती के भूमध्य रेखा के आसपास के जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं या अमेजन फॉरेस्ट है, इस तरीके के जो भी बड़े बड़े विशाल पेड़ वाले, रोजवुड, देवदार, नीम, इस तरीके के जो पेड़ हैं, पीपल, ये सब इक्वेटोरियल क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये विशाल पेड़ होते हैं। उमस होने के कारण, पानी होने के कारण और जल की अवेलेबिलिटी के कारण ये ग्रो कर पाते हैं। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ पाए हैं। तो 3 चीज़ें देखी आपने, स्थलाकृतियाँ, अपवाह तंत्र मतलब कि वहाँ का फ्लो कैसा है, पानी कैसे निकलता है। अपने अपवाह तंत्र 2 प्रकार के, एक हिमालयन और एक पेनिनसुलर। जो पठारी क्षेत्र की नदियाँ निकलती हैं, चाहे वो वेस्ट में जाएँ कुछ नदियाँ या फिर ईस्ट में जाएँ पूरब में, और उसमें से फिर हिमालय की नदियाँ हो गई जो नीचे आती हैं, उत्तरी मैदान का निर्माण करती हैं। और वायुमंडल आपने समझा। आप इस चीज़ को आप समझते हैं कि हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, गर्म मई जून के महीने में असुविधा क्यों होती है, जून जुलाई में वर्षा क्यों होती है। आप इस चीज़ को गहराई से इस चैप्टर में समझ पाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं जलवायु का अध्ययन। यहाँ देखिएगा, आगे समझते हैं। एक विशाल, यहाँ से देखिए, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि तक 30 वर्ष, क्योंकि देखिए 30 वर्ष की अवधि बीतने के बाद ही अगर कोई चेंज भी आता है ना पर्यावरण में, वहाँ के वातावरण में, देखिए मौसम बदलते रहते हैं, जलवायु बदलती है, जलवायु में भी परिवर्तन आता है, लेकिन इसके लिए लगभग 30 साल निकल जाते हैं, तब जाके हमें माइनर चेंज नज़र आएगा। और सैकड़ों साल निकल जाते हैं, तब पता चलता है कि अच्छा यहाँ तो इतना चेंज आ गया, यहाँ का वातावरण पहले ऐसा हुआ करता था, अब ऐसा है, ऐसा लोग कहते हैं।
तो इसके लिए 30 साल की जो अवधि है उसमें मौसम की अवस्थाओं को तथा मौसम की विविधताओं के योग ही जलवायु है। जलवायु किसी जगह की कैसी है इसकी गणना वहाँ के 30 साल के अंतरकाल के बाद की जाती है कि 30 साल का जो अंतराल है ये इस तरीके का है, और उसी के आधार पर कही जाती है कि वहाँ की जलवायु ऐसी है, शुष्क है, गर्म है, शीतोष्ण है, उष्ण है। इसको हम आगे गहराई से समझेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्थाओं को बताता है। मौसम का मतलब क्या है कि यहाँ का मौसम कैसा है, तो इसका मतलब है कि एक विशेष समय में एक क्षेत्र में जो वायुमंडल की अवस्था है, वहाँ की वायुमंडल इस तरीके का है, उसी हिसाब से वहाँ का मौसम माना जाता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे मौसम और जलवायु, वहाँ गर्मी, सर्दी, जल कैसी, वहाँ की वायु कैसी है, इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। किन चीज़ों द्वारा ये प्रभावित होती है, इसके जो तत्व हैं वो देखिए। तापमान, किसी क्षेत्र में तापमान कैसा है, देखिए ये इनका आपस में एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। जैसा तापमान होगा वैसी वहाँ की वायुमंडल की दाब होगी। अगर तापमान कम है तो वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होगा। वायुमंडलीय दाब का मतलब होता है वायुमंडल का प्रेशर। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको आपको विस्तृत से समझाऊंगा। उसके बाद देखिए पवन की आर्द्रता। अगर वहाँ पानी वाला क्षेत्र है, नदियाँ हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, झरने हैं, तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि पानी में क्या होगी, आर्द्रता होगी। और एक है वर्षण, मतलब वहाँ बारिश कितनी होती है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं किसी जगह की जलवायु को बताते हैं और वहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तथा वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। देखिए इसमें ये कहा है कि आपने, ये आपकी और हमारी बात कर रहा है कि हमने मौसम दिन में कई बार बदलते हुए महसूस किया है। कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, कभी बादल, कभी ऑफकोर्स किया है हम सब ने। महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान बनी रहती है। ऐसा भी होता है जैसे बारिश का मौसम है तो ऐसा होता है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत हो सकते हैं, ये आम बात है, ये डेली बेसिस पे होता है। आसमान बादलों से घिरा या साफ, आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं, ये डेली बेसिस पे होता है। लेकिन इसी तरीके का जो महीनों तक की जो अवस्था होती है, मतलब अगर लगातार लंबे टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, देखिए एक दिन में अगर बारिश आ जाए या बहुत ठंड हो जाए या बहुत गर्मी हो जाए तो हम उसको गर्म या ठंडा प्रदेश नहीं कहेंगे। लेकिन महीनों तक गर्मी पड़ती रही, महीनों तक सर्दी पड़ती रही, तो हम कहेंगे कि ये ठंडी क्लाइमेट है, ये गर्म जलवायु है, यहाँ की सर्द जलवायु है। यहाँ कहेंगे हम कि आर्द्र जलवायु है, मतलब कि नमी लिए हुए, उमस है, चिपचिपापन है। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो ये महीने तक की जो अवस्था है उससे हम शीत ऋतु या वर्षा ऋतुओं का विभाजन करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आई होप आप समझ पाए होंगे। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है और ये इसी वजह से बांटा गया है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ जल कितना है, वायु में कितना टेम्परेचर है, वर्षा कितनी होती है, वहाँ पे मतलब आर्द्रता है कि नहीं है, मौसम शुष्क है, हवा बहती है तो कैसी बहती है, हवादार है या ठहरी हुई हवा बहती है, मतलब कि कम हवा बहती है। तो इन फैक्टर्स के आधार पर किसी क्षेत्र की जलवायु को स्थापित किया जाता है। ये माना जाता है कि यहाँ की जलवायु ऐसी है। तो आई होप आप इस चैप्टर की जो एक भूमिका है, पहले जलवायु के जो तत्व हैं ये सारे, ये देखिए ये सारे तापमान, वायुमंडलीय दाब,
पवन, आर्द्रता तथा वर्षा, इन चीज़ों के आधार पर वहाँ की मौसम की गणना की जाती है। वहाँ की जलवायु को एक नाम दिया जाता है कि यहाँ की जलवायु ऐसी है क्षेत्र विशेष की। तो ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। आई होप मैं आपको ये चीज़ें समझाने में समर्थ हो पाया हूँगा। आगे अगले टॉपिक में इसका जो सब सेक्शन है उसको किसी एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे और जलवायु को प्रभावित करने वाले और भी जो फैक्टर हैं उनको भी पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। आपको मैं अलग से एक ट्रिक बनाकर इन सारे जो भी इसके फैक्टर्स हैं उसको समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा प्रयास अच्छा लगेगा। वीडियो को कृपया लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आगे मैं आप लोगों का बहुत टाइम बचाने वाला हूँ। हैव ए नाइस डे गाइस, थैंक्स, टेक केयर।